नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक दो दिन में गिर सकती है बिहार की सरकार, पूर्व सीएम के बेटे ने कर दिया खुलासा। जी हां दोस्तों, भाजपा के सहयोगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीनत राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि बिहार सरकार एक दो दिन में गिर सकती है। वहीं बिहार में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को कहा कि यह सच है कि नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन सरकार में सहज नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल राजद महागठबंधन का हिस्सा है। वह घुटन महसूस कर रहे हैं। जबकि बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीनत राम मांझी ने कहा कि हमें बहुत पहले से एहसास था, इसलिए हमने कहा था लगता है कि गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एएसआई की रिपोर्ट में दावा, ज्ञानव्यापी में हिंदू मंदिर था, विष्णु गणेश की मूर्ति मिलने का जिक्र, औरंगजेब के काल में तोड़ने के साक्ष्य। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार देर रात सार्वजनिक हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के अंदर भगवान विष्णु गणेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली है। पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्य का जिक्र किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानव्यापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था, उस वक्त ज्ञानव्यापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया, मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। 839 पेज की रिपोर्ट में एएसआई ने परिसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया। वहीं दोस्तों, ज्ञानव्यापी की दीवारों शिलापटों पर 4 भाषाओं का जिक्र मिला है। इसमें देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ भाषाएं हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं। यह जनार्दन, रुद्र और आमेश्वर है। सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें मॉडिफाई कर दोबारा इस्तेमाल किया गया। परिसर के मौजूदा स्ट्रक्चर में सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियां विकृत कर दी गई। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया। मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। इस द्वार को जानवरों और पक्षियों की नक्काशी और एक सजावटी तोरण से सजाया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस पर 40 साल बाद बग्घी में राष्ट्रपति फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों भी साथ बैठे। पाकिस्तान से टॉस जीतकर मिली थी बग्घी। जी हां दोस्तों, 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ पर पहुंची। 40 साल बाद कोई राष्ट्रपति इस बग्घी में बैठा है। वहीं दोस्तों, चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इस बग्घी में सवार थे। यह बग्घी पाकिस्तान से टॉस जीतकर भारत को मिली थी। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर इस बग्घी का इस्तेमाल किया गया था। तब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बग्घी में बैठे थे। 1984 तक यह परंपरा जारी रही। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस बग्घी की जगह हाई सिक्योरिटी वाली कार ने ले ली। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोने की परत चढ़ी घोड़ों से खींचे जाने वाली ये छोटी सी गाड़ी यानी कि बग्घी मूल रूप से भारत में ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय की थी। 1947 में आजादी के बाद गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड, जिन्हें अब राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में जाना जाता है, को 2:1 के अनुपात में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा दिया गया था। जब वायसराय की बग्घी की बारी आई तो दोनों देश इस पर अपना दावा ठोकने लगे। आखिरकार इसका फैसला टॉस से हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने यूएन में उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा इससे भारत के मुस्लिमों और इस्लामिक विरासतों को खतरा। ज्ञानव्यापी समेत कई मस्जिदें निशाने पर। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तान अब राम मंदिर को भी वैश्विक मसला बताने की कोशिश कर रहा है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी की मीटिंग में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के बनाए जाने की आलोचना की। इसके अलावा मुनीर ने यूएन की एक संस्था अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के अधिकारी को खत लिखा। इसमें कहा गया है कि भारत में मंदिर बनाने के ट्रेंड से न सिर्फ भारतीय मुस्लिम बल्कि पूरे इलाके की शांति को भी खतरा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी, राजस्थान में तापमान 3 से 5 डिग्री पहुंचा। 12 राज्यों में कोहरा, दिल्ली में फ्लाइट्स लेट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में आज कोल्ड वेव का अलर्ट दिया गया है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी यहां सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। उधर दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड उत्तर भारत के राज्यों की तरह ही बनी हुई है। इन राज्यों के कुछ जिलों में तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम है। एमपी के खुजराहो में 3.4 डिग्री और राजस्थान के टोंक में 6 डिग्री तक तापमान पहुंचने से यहां ठिठुरन बढ़ी। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में यहां तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। वहीं
वहीं दोस्तों कोहरे की स्थिति भी उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में जस की तस बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। दिल्ली में कई फ्लाइट्स लेट हुई, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जंग के बीच आया इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला। इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का दिया आदेश, दिया 1 महीने का वक्त। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। वर्ल्ड कोर्ट ने इजराइल से कहा है कि वह गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसानों का पूरा हवाला दे और किसी भी तरह की गंभीर चोट या नुकसान को रोके। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इजराइल यह सुनिश्चित करे कि उनकी सेना गाजा में नरसंहार नहीं करे और वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाए। इसके साथ ही अदालत ने इजराइल से इस मामले में 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को भी कहा है। वहीं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर गाजा पट्टी में नरसंहार का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का रुख किया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कोर्ट ने यह आदेश दिया। दरअसल दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह जल्द से जल्द इजरायली सैन्य अभियानों को रोकने का आदेश दे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डेरेक ओब्रायन को विदेशी बताने वाले बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की पार्टियों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच लगातार खींचतान चल रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। टीएमसी मानती है कि अधीर रंजन चौधरी की वजह से राज्य में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। सांसद डेरेक ओब्रायन ने खुद भी चौधरी को ही इसका जिम्मेदार माना है, लेकिन जवाब में कांग्रेस सांसद ने उन्हें विदेशी करार दिया था। अब इसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बहरामपुर सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सीट शेयरिंग पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि डेरेक ओब्रायन एक विदेशी है, वह बहुत कुछ जानते हैं। सिलीगुड़ी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि आप उन्हीं से पूछिए। हालांकि बाद में कांग्रेस सांसद ने अपने इस एक्स पोस्ट में बताया कि विदेशी वाले बयान पर उन्होंने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन से माफी मांग ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में सियासी उलटफेर के बीच IAS अधिकारियों का तबादला, बदले गए पटना के जिला अधिकारी। जी हां दोस्तों, बिहार में चल रहे सियासी उलटफेर के बीच बड़ी खबर सामने आई है राजधानी पटना से, जहां कई IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को जीविका का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बना दिया गया है। वहीं दोस्तों चंद्रशेखर सिंह को विशेष सचिव मुख्यमंत्री का प्रभार भी दिया गया है। इसके साथ ही चंद्रशेखर कई अन्य विभागों का प्रभार भी संभाल रहे हैं। वहीं दोस्तों अब डॉक्टर चंद्रशेखर की इस जगह जेल IG रहे दृश्यत कपिल अशोक पटना के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह का भी ट्रांसफर कर उन्हें मुजफ्फर का जिलाधिकारी बना दिया गया है। ऐसे लगभग 20 से 25 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हैदराबाद टेस्ट में भारत को 175 रन की बढ़त, पहली पारी में स्कोर 421 पर 7। जायसवाल के बाद राहुल जडेजा के अर्धशतक, इंग्लिश बॉलर्स हुए नाकाम। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 175 रन की बढ़त हासिल कर ली है। हैदराबाद में टीम ने दूसरे दिन स्टंप्स तक 7 विकेट पर 421 रन बना लिए हैं। स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 81 और अक्षर पटेल 35 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं दोस्तों भारतीय टीम ने शुक्रवार को 119 रन 1 विकेट के स्कोर से पारी की शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने 80, KS भरत ने 41 और KL राहुल ने 86 रन बनाए। इंग्लैंड के टॉम हार्टले और जो रूट ने 2-2 विकेट लिए। रेहान अहमद और जैक लिंच को 1-1 विकेट मिला। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 246 रन पर ऑल आउट हो गई थी।